हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास में इकोनॉमिक्स है और इसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे गौर करके। हमने निर्धनता के विषय में पढ़ा, दोनों शहरी निर्धनता को हमने देखा और हमने एक एक करके इसमें बहुत सारी चीजों को देखा और हम निर्धनता रेखा के विषय में भी आपका पढ़ रहे थे कि निर्धनता रेखा क्या है, किस तरह से काम करती है। इन सभी को हमने गौर करके बहुत अच्छे से देखा कि सीएसओ किस तरह से काम कर रही है, सर्वेक्षण क्या है, एक एक कर हमने इस पर गौर किया। क्लियर है? तो इसको हम लोग देख चुके थे। फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं और निर्धनता के अनुमान पर हम लोग पहुंचते हैं कि निर्धनता का क्या अनुमान है। चलिए, कोई बच्चा है किसी स्कूल से जो माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? है कोई बच्चा? तालिका 3.1 में स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 लगभग 45% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 33% .2 मतलब में आपकी गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर गया, कर 22% पर आ गया। यह प्रवृत्ति तो अलग ही, कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोग में 20% से नीचे आ गई। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व में 2 दशक में गिरा है, तो निर्धन लोगों की संख्या में 2004-05 में 207 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन और 2011-12 में जी औसतन गिरावट 2.2 प्रति वर्ष 2004-2011 के बीच रही। क्या कह रहे हैं? ये इतनी इसकी जो गिरावट दर्ज है कि आपका गिरावट दर्ज जो है हमको इस वर्ष में आपका जो है आपको दिखाई दी। ठीक, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं और स्पष्ट तरीके से। अब देखिए, अब एक समिति आई थी जिसका नाम था आपका निर्धनता रेखा के लिए बनी थी तेंदुलकर समिति। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 1993 से लेकर आपका 2011-12 के बीच तक इसने अपनी रिपोर्ट को दिया है। यह है आपका निर्धनता अब आपका प्रतिशत में है और निर्धनता का एक नंबर है आपको दिखाया गया है आपका करोड़ में, यानी कि सीआर में। 93-94 में आप देखिए तो इसका जो आपका स्पष्टीकरण है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, आप ग्रामीण शहरों को देखिए। ठीक है, अब देखिए, इसी नंबर को आप अगर गौर करके ध्यान देते हो और चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 50% निर्धनता थी, शहरी में 32। टोटल योग करें तो कुल मिलाकर 45% लोग निर्धन हैं। 2004 में 42% लोग गांव में थे, 26% शहर में थे। टोटल करें तो 37%। यहाँ 34, यहाँ 21, कुल मिलाकर 30। 26, 14, कुल मिलाकर 22। ठीक, निर्धनों की संख्या है, हमने बात करी करोड़ में, इसमें आपका ग्रामीण क्षेत्र में इतनी है, ये नंबर है, ये पॉपुलेशन आपको मिलेगी। ये पूरा आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में आपको दिखाई देगा। चलिए, तो तेंदुलकर ये रिपोर्ट की समिति को आप एक बार मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लें। तेंदुलकर लिख लिया आपने? तेंदुलकर समिति को आपने नोट डाउन करा? कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपका नोट डाउन कर लिया है तेंदुलकर समिति को? ध्यान दें। अब इसके बाद है असुरक्षा समूह, अनसिक्योर। आपका कुछ ऐसा समूह है जिनको हमको देखना है, जो अपने आप को क्या करता है, अनसिक्योरिटी में फील करता है। उस समूह को हमको देखना है, उस समूह पर हमको थोड़ा सा बात करना है। कौन सा है वो वर्ग, कौन सा है वो समूह?
तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों को एक समान नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक समूह, सब वर्ग जो हैं वो आपके एक समान नहीं है। उन सभी वर्गों को, उन सभी समाज, सब चीजों को एक साथ गौर करके हमको देखने की आवश्यकता है और उन पर बात करने की भी आवश्यकता है। ठीक है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति संवैधानिक क्या है? सर्वाधिक असुरक्षित थे। कैसे थे? इनसिक्योर थे। ये हमको देखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार इसी प्रकार आर्थिक समूह सर्वाधिक असुरक्षित और ग्रामीण कृषि परिवार नगरीय नियमित परिवार नियमित मजदूर में थे। ये कैसे थे? इन्हीं सभी मजदूरी में थे। निम्नलिखित आरेख 3.1 में इन सभी समूह को निर्धन प्रतिशत को आपका दर्शाता है। क्या करता है? जो निर्धनता का प्रतिशत है ये उसको दर्शाता है। ठीक, ये क्या प्रतिशत है हम इसको देख सकते हैं। यद्यपि निर्धन रेखा के नीचे के लोगों का औसतन भारत के सभी समूहों को 22 है। कैसा है? औसतन एवरेज कितना है आपका? 22 है। तो अनुसूचित जातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। कैसे लोग हैं? 100 में से देखिए 43 लोग ऐसे हैं जो अपने खाना पीने की चीजें उनको क्या है, उनको नहीं मिलती, वो अपनी मूल आवश्यकताओं की चीजों को पूर्ति नहीं कर सकते। क्लियर है? ये स्थिति बनी हुई है आपका एक गरीबी रेखा। क्या देख रहे थे हम? भारत में औसतन आपके समूह में कितना है? 22% लोग गरीबी रेखा से हैं। गरीबी रेखा में दो कैटेगरी हमने साफ निकाल दी, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से मेरे प्यारे बच्चों 43 लोग ऐसे हैं, 43 लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। यानी कि अगर उनको खाना चाहिए, 2 वक्त की उनको रोटी नहीं मिल रही, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सेवा उनके पास नहीं है, एजुकेशन का कोई लेवल उनके पास नहीं है, तो इस तरह की चीजों को वो असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से रहे। कितने हैं आप देखिए? शहरी क्षेत्र में 34% कैसे हैं? अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां उनको काम तो मिलता है लेकिन महीने में पूरे महीने काम मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब लोग कैसे हैं? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। और लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में है। और इतना ही परसेंट कितना है? लगभग 34% लोग कैसे हैं? गांव में गरीब हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि पूरे साल में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 29% अनुसूचित जाति भी निर्धन है। कितना है? 29%। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समाज के रूप में क्या है? सुविधा वंचित सामूहिक सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित धाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को गंभीरता दिखाता है। पहली बात तो उनके पास जमीन नहीं है, गरीब हैं। उसके बाद अगर वो कुछ काम करते हैं वो भी दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं। ये उनके साथ आपका सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और यही समस्या क्या दिखाती है? उनकी गंभीरता को प्रदर्शित करती है कि वो कितने फंसे हुए हैं, कितने वो मजबूरी में हैं। क्लियर है? ये आप समझ सकते हैं। चलिए, हाल ही के कुछ अध्ययनों में, यानी कुछ ऐसी स्थिति करी गई हैं, उनमें दर्शाया कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति के परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों की अनुसूचित जाति, ग्रामीण, कृषि, शहरी नियमित मजदूर आपका निर्धनों में कमी आई। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। निर्धन परिवार में सभी लोगों को आपके कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। उस संदर्भित महिला और वृद्ध लोगों के बच्चों को सही ढंग से परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा गया है। कैसे रखा गया है? पहुंच से आपका वंचित रखा गया। राज्य में अलग अलग है,
वर्ष 2011-12 में आपका निर्धनता का अनुपात 22% है। अगर कोई पूछ ले भारत में कितनी % गरीबी है, तो आप कह सकते हैं वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में 22% गरीबी है। और आप हवाला देंगे तेंदुलकर आपका समिति के अनुसार, सचिन तेंदुलकर नहीं है बेटे, आप उनका नाम ढूंढना, कौन सी समिति बनी थी जो आपका निर्धनता रेखा को आपका डिफाइन कर रही थी। तो कितना % गरीब है लोग? 22%। ठीक, ये ध्यान रखना है, और नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए, कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में निर्धनता अनुमान राष्ट्रीय अनुमान से ज्यादा है। एक हमने क्या बनाया है, एक नेशनल, एक हमने फिक्स किया था कि कम से कम इतनी गरीबी रहेगी, इससे ऊपर हम लोग नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी क्या है, ज्यादा है। जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है कि क्या बिहार और उड़ीसा में 33.7, 32.6% निर्धनता औसतन के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। एक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें आप गौर करके देखोगे, यहाँ शहरी निर्धनता तो मिलेगी मिलेगी, यहाँ साथ में आपका ग्रामीण निर्धनता भी है। यानी कि यहाँ शहर और गांव में दोनों में लोग आपका निर्धन है। अब कोई बच्चा है जो आपका माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा, जीजीआईसी भागलपुर में आप पढ़ेंगे बच्चों। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? गुरनाज। गुलनाज। चलो बेटा। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निधनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निधनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निधनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। वैश्विक निधनता परिदृश्य विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निधनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निधनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निधनता में विशेष कमी आई है। चीन में निधनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2019 में 0.6% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निधनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई है। निधनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निधनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में
274.5 मिलियन रह गई है। विभिन्न निधनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निधनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। बैठ जाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्यों सर? बाद में मौका दूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए, थोड़ा समझने का प्रयास कर। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक का मतलब विश्व लेवल पर, निर्धनता का मतलब आपका पॉवर्टी को हमको देखना है कि क्या मेजरमेंट है, कैसे हम लोग आपका वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं कि कोई गरीब है, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, बेसिकली इसके विषय में बात करें। देखिए, अलग अलग देश हैं और सब में अत्यंत आर्थिक निर्धनता है, सब में अलग अलग तरीके की गरीबी है। जैसे मैंने गरीबी में आपको डिफाइन किया था कि भारत में आपका 2300 कैलोरी और 2100 कैलोरी के बीच 816 रुपए और 1024 रुपए के बीच हमने डिफाइन किया था पैसे के रूप में, कैलोरी के रूप में। जबकि यूएस में हमने साफ साफ देखा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो यूएस में वो व्यक्ति गरीब है। अब थोड़ा हम किसमें समझ रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा देश कुछ नहीं कह रहा है, इसमें जो भी कह रही है आपकी वर्ल्ड बैंक कह रही है। क्या कह रही है? विश्व बैंक कह रही है। विश्व बैंक के अनुसार देखिए, कह रहे हैं कि प्रतिदिन 1.9 डॉलर, ये डॉलर का साइन होता है बच्चों, इस तरीके से क्या है, ये डॉलर का साइन होता है, आपको ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति, इसको हम $2 मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक, अगर कोई व्यक्ति दिन में $2 से भी कम पैसे खर्च कर रहा है तो वो गरीब है, वो निर्धन है। अब मैं नहीं कह रहा, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रही है, विश्व बैंक कि 1.9 से कम जीवन निर्वाह करने में रहने वाले लोगों का अनुपात, कि 1.9 इस समय यानी कि 1990 में ऐसे लोग थे जो $2 भी खर्च नहीं कर पा रहे थे। विश्व में लगभग 36% ऐसी जनता थी, ऐसी पॉपुलेशन थी विश्व में, जो 36% लोग गरीब थे जो $2 भी खर्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2015 में अगर ये पॉपुलेशन को देखें, ये नंबर को देखें, तो विगत 15 साल में कितना हो गया? 10%। यानी कि आप देखिए 25 साल में ये कहां पहुंच गया? 10% पर आ गया। यानी कि आप देखिए 36 से कितना हो गया? 10%। यानी कि 25 साल में जो गरीबी 26 थी वो 10 रह गई 2015 में। यदि भी वैश्विक निर्धनता का उल्लेखनीय गिरावट आई है, और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी गिरावट है कि 25 साल में 26% लोग गरीबी से निकल गए, ठीक। लेकिन बृहत मतलब बहुत बड़ी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्थिति में बहुत बड़े हमको डिफरेंसेस आपको मिलेंगे रीजनल हिसाब से, अगर आप उनको देखेंगे, और अलग अलग कैटेगरी पाई जाती है। कह रहे हैं कि तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव विकास में जो आपका फास्टिंग डेवलपमेंट है और ह्यूमन आपका रिसोर्सेज जो आपका डेवलपमेंट में बृहद निवेश के कारण चाइना और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्धनता में विशेष कमी की है। एक शब्द आया है इन्वेस्टमेंट, और इससे पहले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है मानव के रूप में संसाधन में निवेश। अगर आप स्वस्थ हैं और आप शिक्षित हैं तो क्या होगा? आपका डेवलपमेंट। और उसी दिशा में किसने काम किया है? चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है, इन लोग। आप चाइना को देखिए, आप मलेशिया को देखिए, आप बैंकॉक को देखिए, आप थाईलैंड को देखिए, ठीक है, इंडोनेशिया को देखिए, जकार्ता को देखिए, ठीक, फिलीपींस को देखिए। इन लोगों ने कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है, और केवल एक ही आधार पर उन्होंने अपने लोगों को शिक्षित बनाया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको स्किलफुल बनाया और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। आज यही कारण है कि चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया कितना आगे बढ़ गया है, ये आप खुद उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है उनके सबके हेड ऑफिस आपको इस क्षेत्र में जरूर देखने के लिए मिले। कोई भी दुनिया की बड़ी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका हेड ऑफिस वहां जरूर मिलेगा। ये काम है, अगर आप अपने देश के लोगों को, आज आप लोगों को आपका पढ़ाया जा रहा है, आपको स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है,
मिड डे मील जैसी चीजें आपको प्रोवाइड कर जा रही हैं। सरकार का सिंपल एक उद्देश्य है, आप स्वस्थ रहें, पढ़ें और एक देश को एक संसाधन के रूप में सामने आपका प्रोवाइड हो, सरकार आपसे लाभान्वित, ये सारी चीजें। अब देखिए, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में कितनी थी, सोच के देखिए। अभी आपको देख कर चौंक जाओगे आप लोग, कितना था, ध्यान दीजिए, 88.3%। इतने परसेंट लोग गरीब थे चाइना में इस समय तक। लेकिन देखिए उसने क्या काम किया जबरदस्त, 2008 में संख्या कितनी पहुंचा दी, 14.7%, यानी कि लगभग 15%। और 2019 में 1% से भी कम लोग गरीबी रह गई वहां। आप देखिए, चाइना के हर घर के अंदर तो क्या होता है, उद्यम होता है। कोई ना कोई छोटे खिलौने बना रहा होता है, कोई आपकी फुलझड़ी बना रहा होता है, कोई बिजली की माला बल्ब बना रहा होता है, कोई चाइनीज एलईडी बना रहा होता है। यानी कि चाइना में कुछ ना कुछ काम हर घर में होता है और 1% से भी कम गरीबी है चाइना। सोच के देखिए कि चाइना ने ऐसी कैसी मेहनत करी होगी अपने देश के लोगों के ऊपर कि उसने गरीबी को ही उखाड़ दिया। 1%, 0.6% लोग, यानी कि 100 में अगर आप 100 लोग देखोगे चाइना के, तो एक लोग भी आपको गरीब मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ रहे हो? तो इस तरह की मेहनत की, और वहीं आप अपने भारत का हम लोग आगे कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, साफ नजर आएंगी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समय समाप्त हो रहा, दूसरी कक्षाएं हैं, आज हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। और मेरा सब बच्चों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब क्लास चलती है तो आप क्लास को प्लीज इस तरह से मत समझिए कि क्लास बस जस्ट एक आपकी पढ़ाई जा रही है। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको मन लगाकर पढ़ाऊं, चीजों को फैक्ट का आपके रूप में रखूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, एक फिगर मैं आपको दूं और आप उनको नोट डाउन करते चलिए। यकीन मानिए, जब कभी आप तैयारी करेंगे, ये सारी चीजें आपको हूबहू पढ़ने के लिए मिलेंगी, तब उस दिन शायद इस लेक्चर की वैल्यू समझ। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।